So, ladies and gentlemen, on behalf of Captify, I welcome you all to the Q2 H1 FY22 post-result conference call of Mac Power CNC Machines. Today on the call with us, we have the management represented by Mr. Rupesh Mehta, Chairman and Managing Director, Mr. Rajnikant Raja, Chief Financial Officer, and Mr. Sagar Rajaguru, Company Secretary. We will begin the call with initial comments by the management on the performance for this quarter and the way going forward, post which we will open the floor for Q&A. So Rupesh, I would invite you to please give your opening comments. So good afternoon, everyone, and we are welcoming you in the Q2 21-22 quarter. And as I expect and as I promise you, I would like to brief some of the figures. I think everybody go through our presentation. आपने देखा ही होगा. मेरे ख्याल से ये हमारी जो एक डिस्कशन होती थी जो लोगों से मेरा या स्पीच था, उसमें हम लोगों ने बोला था कि एक कैपेक्स के बाद एक लेवल पे हमारी प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, लॉजिस्टिक कॉस्ट, वो सारा चीज को जो मैंने एक्सप्लेन किया था उससे भी बेटर परफॉर्मेंस हमने एक टारगेट लिया था 50 करोड़ क्वार्टर का. तो थोड़ा हमने उससे भी ज्यादा मोर देन 52.75 का किया. फर्स्ट क्वार्टर भी हमने अच्छा सा प्लानिंग किया था, गुड ऑर्डर बुक भी था हमारा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अप्रैल और मई में थोड़ा अपना पेंडेमिक कोरोना का सेकंड वेव के कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था. फिर भी हमने वो क्वार्टर में भी 37 प्लस जनरेट किया था. और ये क्वार्टर का जो अच्छा सा एक जो फीचर्स रहा वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है ये बिजनेस को समझने के लिए, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल मोर देन 10,000 कंपोनेंट की इन्वेंट्री रहती है, जिसमें इंपोर्ट से लेके डोमेस्टिक से लेके आपके वेंडर से लेके इन हाउस बनाने का चैलेंज रहता है. असेंबली टाइम जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है और हमने अच्छी क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स जो किया उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला. तो काफ़ी कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट शीट मेटल जो है ऊपर का एंक्लोजर वो 100% बनने लगा है, 100% पाउडर कोटिंग हो रहा है और 50 to 60% हमने स्पिंडल्स अचीव किया है. अब नेक्स्ट मंथ से वो 80% पे पहुंच रहे हैं. सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन से प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. और जैसे कि मैंने एक फिगर के साथ दिया है कि हाईएस्ट सेकंड क्वार्टर में मैक पावर की हिस्ट्री का रेवेन्यू हमने जनरेट किया है और नंबर ऑफ मशीन भी किया है. और अकॉर्डिंग टू बैकलॉग, ऑर्डर बुक्स और फ्यूचर प्लान जो कैपेसिटी एक्सपांड कर रहे हैं, वो हिसाब से आई एम श्योर कि ये जर्नी हम लोग कंटिन्यू नहीं करेंगे और ग्रेजुअली प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ वो बिजनेस की कमी किसी को भी नहीं है, क्योंकि लेस देन 10 प्लेयर्स है जो एस्टेब्लिश है और 90% इन लोगों के बीच में 5 to 6 प्लेयर के बीच में बिजनेस करना है. और अभी भी इंडिया less than 50% manufacturing करता है. So many products still we are importing like HMC, horizontal machining center, vertical machining center and drill tap center जो मोबाइल को करने के लिए काम आती है. मोबाइल कवर जो आईफोन का पीछे का कवर है, सैमसंग का कवर जो आता है हार्ड बॉडी, उसके लिए VTL अपना ड्रिल टैप सेंटर है वो भी डेवलप कर लिया है. और आप अगर देखेंगे तो मैंने इस बार जो बोला था कि हमें एक नेक्सा ग्रुप हायर एंड प्रोडक्ट के लिए सेल्स का, क्योंकि मैक पावर का जो मार्केट में एक स्ट्रेंथ था वो टर्निंग मशीन्स का था. पीपल एक्सेप्ट मैक पावर विद टर्निंग मशीन. अब आप देखेंगे ऑर्डर बुक तो VMC वर्टिकल मशीनिंग सेंटर जो हम लोग फ्यूचर ग्रोथ के लिए वो प्रोडक्ट को कैपेसिटी और मार्केटिंग उस पर फोकस कर रहे हैं कि ये हायर वैल्यूज और हायर एंड मशीन्स जो है उसको, तो उनके भी काफ़ी नंबर ऑफ पेंडिंग ऑर्डर्स दिख रहे हैं और वो भी हम लोग ग्रेजुअली
थ्रू नेक्सा इंक्रीज करेंगे। एचएमसी आपने देखा ऑर्डर है हमारे पास, वो 1 करोड़ की मशीन है। VTL भी है। तो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन सम ऑफ द हायर प्रोडक्ट वेयर turning machines market size is always almost 70% of total business। बाकी की 30% में अदर प्रोडक्ट आती है जो इंडियन प्लेयर्स बनाते हैं, उसमें HMC, VTL, और 2 VTL भी हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं आज या कल में शक्ति पंप लिमिटेड को। सो VTL भी हमारा एक फ्यूचर जनरेशन का मशीन है, वो मार्केट में आ चुके हैं। और ओवरऑल आप देखेंगे तो हमने 8.5% के आसपास पेट जनरेट किया है। लेकिन और अगर आप देखेंगे टोटल 17% का ROI हमने अचीव किया है। मेरा टारगेट 20% का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है। और डेट का भी अभी कोई इरादा शॉर्ट टर्म में नहीं है, क्योंकि थोड़ा कैश रिजर्व भी पड़ा रहता है। तो वो इन्वेंट्री जो है उसमें हम लोग ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए आपके पास कंपोनेंट होना जरूरी है। एक मशीन के अंदर अप्रोक्सीमेट मोर देन 1000 टाइप्स के कंपोनेंट असेंबल होते हैं। तो असेंबली टाइम इज नॉट मोर देन 4 to 5 days, but to procure the component, to manufacture the component, that is the challenge। तो हम लोग अभी टॉप 10 आइटम्स, क्रिटिकल आइटम फॉर लॉजिस्टिक एक्यूरेसी, कॉस्टिंग एंड डिलीवरी, उसको आइडेंटिफाइड कर करके हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ग्रेजुअली प्लान आउट कर रहे हैं। ये महीने में हम लोगों ने और एक 2 मीटर का VMC और एक HMC हम लोग अपना इन हाउस में ऐड कर रहे हैं कंपोनेंट बना के लिए। तो थोड़ा हम लोग कैपेक्स बढ़ाते जाएंगे, और एक साथ में करने का मतलब नहीं है। इसका रीजन ये है कि आप एक साथ में इतनी कैपेक्स कर लोगे, इतना कंपोनेंट बनाने के लिए मैन पावर, प्रोग्रामिंग, पिक्चरिंग, सो ये सब चीज रिसोर्स मैनेजमेंट जिसको मैं बोलता हूँ, वो थोड़ा चैलेंजिंग रह जाता है। तो ग्रेजुअली 20 से 25% का ग्रोथ थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। और लास्ट ईयर में हमने कोरोना की वजह से डिविडेंड नहीं दे पाए थे, तो इंटरिम डिविडेंड का मैंने एक बोर्ड को रिक्वेस्ट किया था, और हमने एक म्यूचुअल डिसीजन ये लिया है कि 7 to 10% ऑफ प्रॉफिट हम लोग एवरी ईयर डिविडेंड के रूप में देंगे। और बाकी का जो पैसा बचेगा वो कैपेक्स के अंदर हम यूटिलाइज करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि एक बड़ा सा एक्सपेंशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है डिफेंस और एरोनॉटिक्स की, स्टेट गवर्नमेंट की, उसमें काफी उन्होंने रिलैक्सेशन फॉर लैंड ऑफ परचेजिंग और लैंड एक्विजिशन के लिए दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग एक बड़ा सा एक्सपेंशन भी एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी में हम लोग एलिजिबल है। डिफेंस का काम हमारा ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा है ओवरऑल बिजनेस का, और अभी हमारी 150 करोड़ की टेंडर्स अंडर एवोल्यूशन है। तो वो अगर हमें मिलती है, और गवर्नमेंट ऑल्सो गिविंग अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज गवर्नमेंट ये सोचती है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है उसके लिए मशीन टूल्स है वो बैकबोन है पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की। विदाउट मशीन टूल्स कोई भी कंपोनेंट या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टेक्सटाइल लो, मोबाइल लो, पेपर्स लो, कंप्यूटर्स लो, जो कोई भी चीज पॉसिबल ही नहीं है विदाउट मशीन टूल्स। तो गवर्नमेंट की हेल्प भी ज्यादा है। एक परचेस करने वाले को काफी सब्सिडीज भी मिलती है, वेरी करती है स्टेट टू स्टेट। 15 to 25% की हमारी मशीन खरीदने वाले को स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है SME को, और इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट 10% का 7 to 8% रिएम्बर्स करती है। और पहले एक्साइज के दाम में SME कस्टमर एक्साइजेबल नहीं था, तो उनको एक्साइज जो है वो कॉस्ट में ऐड होती थी। अब उनको GST आने के बाद टैक्स भी, सो टैक्स फ्री, सब्सिडी और इंटरेस्ट फ्री, ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री। सो मार्केट जो है वो मुझे नहीं लगता है कभी भी मशीन टूल्स का इतना प्रेशर में रहेगा, बिकॉज ये भी नहीं है कि
बहुत सारे लोग ये सेक्टर में इमीडिएटली आ सकते हैं। मैक पावर ने 10 साल हार्ड वर्किंग किया है, तब इतनी प्रोडक्ट बास्केट और इतना मार्केट डेवलप होता है, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड हाईली टेक्निकल बैकग्राउंड एंड टेक्निकल स्किल। विद दिस 550 पीपल हम लोग आज ये लेवल पे पहुंचे। तो ओवरनाइट कोई कॉम्पिटिशन्स भी इतनी नहीं आती है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि जिसको ये जो डिमांड है और ये फ्यूचर का जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों को ही पूरा करना है। इंडियन प्लेयर्स जो है हम लोग सिंगल डिजिट में, उनको ही फुलफिल करना पड़ेगा। सो आई होप कि हम लोग फ्यूचर के लिए भी यही ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी सब में इंक्रीज करके हम लोग प्रोडक्शन को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। तो विनय जी, I think that is enough, and everything is we already mentioned in our presentation and our press release. So, shall we start the question and answer, Vinay ji? Sure, sir. Sure, sir. So all those who wish to ask a question, we use the option of raise hand, and then we'll invite you to ask your questions. Please use the option of raise hand. Alternatively, you can just unmute and ask the question. Yeah, Karan, you can go ahead, please. Thanks, Vinay. Rupesh bhai, good afternoon. Thank you for the opportunity और आपने इतना अच्छा explanation भी दिया. So really appreciate it. It's very good for all of us who are attending the call. Few questions for you. Yeah. आपका supply chain issues, you know, because during these times a lot of companies are having supply chain issues, and like you said, you know, each machine that you manufacture requires several components. So have you been also facing any supply chain issues, or how are you dealing with that scenario currently? No, कुछ currently कुछ component का supply chain का issue पहले से ही है, जिसको हमने बहुत ही easily overcome किया था। एक था LM गाइडवेज जो लीनियर मोशन गाइडवेज है और बॉल स्क्रूज है, जिसका ये सेगमेंट ने ओवरऑल हमेशा ये कंपोनेंट का लीड टाइम और लॉजिस्टिक टाइम, बिकॉज ये जापान और ताइवान से आती है, तो सभी लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस किया है हर बार एक साल में कहीं ना कहीं। तो वो पहले से ही था, तो मैंने तो यही कर दिया है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते थे कि व्हाई यू हैव दैट मच इन्वेंटरी। तो मैं यही आंसर देता था कि जब हमारे पास डेट नहीं है, कोई भी फ्री पैसा पड़ा है, बैंक में 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर मैं 70% ROI जनरेट कर रहा हूँ, तो इन्वेंट्री इज अ गोल्ड फॉर मी। सो हम लोग जो सप्लाई चेन में ये कंपोनेंट का इश्यू आता था सबको, LM ऑन बोल्स को, तो ऑलमोस्ट मैं 1 ईयर का स्टॉक रखता हूँ उसका मिनिमम, और हर महीने उसका जो मिनिमम लेवल है उसका जो कंजप्शन हुआ उतना रीऑर्डरिंग कर देता हूँ। तो मुझे कभी सप्लाई चेन का इश्यू ये कंपोनेंट पे नहीं आया। CNC सिस्टम्स जो है, जो हार्ट है मशीन्स का, उसमें सीमेंस का थोड़ा इश्यू बीच में आया था, लेकिन सीमेंस का हमारा मार्केट में जो कंजप्शन है वो बहुत ही कम है। तो फानुक के अंदर हमें कभी जापान से इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फानुक इंडिया ने यहाँ पे ही असेंबल्ड और टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग का फैसिलिटी बेंगलोर में किया है। सो इजीली उनका कैपेसिटी 3000 सिस्टम का है पर मंथ का, तो हमारे लिए वो 100 सिस्टम इट्स नॉट अ बिग टास्क फॉर दैम, उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें प्रॉब्लम आता है अगर आपकी जो अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर आती है, जैसे कि एक कोई गैंग टूलिंग मशीन है, कोई BTL है, कोई बड़ा VMC है, आपने प्रोडिक्ट किया है कि 5 मशीन का एवरेज निकलता है पर मंथ ये मॉडल का, और कहीं से आपको एकदम से 25 मशीन वो मॉडल के आ गए, तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए कहीं पे ट्रेडर से या लोकल मैन्युफैक्चरर से आपको एक आध दो कंपोनेंट इमीडिएटली डिलीवरी के लिए करने पड़ेंगे। अदरवाइज हम लोग मिनिमम मैक्सिमम लेवल जो है
वो मिनिमम 3 मंथ्स 4 मंथ्स का मेंटेन करते हैं, तो सडन कभी हमें कोई चैलेंज नहीं आता। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर दैट। तो मेरा रॉ मटेरियल का क्वेश्चन तो मेरा भी था, तो आपने आंसर कर ही दिया। आजकल मार्केट में अपार्ट फ्रॉम you know, you mentioned there are about 5 or 6 other players. Lakshmi bhi hai, Ace bhi hai. So Mac Power का typical market positioning कैसा है? Like in past calls आपने बोला है, like, you know, you typically supply 1 to 2 machines to a customer. You're not very much in corporate sales. But that was one aspect that you were also looking at, कि आप सोच रहे थे, you know, कि एक ही customer को 20-30 machine supply करने का, depending on your ability to manufacture. So has there been any movement towards that market? Yeah, are you still doing? No, I think through Nexa we'll target tier 1, tier 2 customers, and with component throughout, they require lots of things, features. They require the toolings, they require the programming, and they require the training also. एक वो segment भी है, तो through Nexa gradually, जैसे कि हम लोग हर महीने 5% प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ऐसा बड़ा सा टारगेट लेते हैं, which is not possible, but क्वार्टरली हम लोग 10% बढ़ाते हैं। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, अभी हमने एग्रेसिवली नेक्सा को वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, जिसकी मार्केट के हिसाब से हम लोगों का मार्केट शेयर बहुत कम है, और प्रोडक्ट भी काफी प्रीमियम प्रोडक्ट है, काफी फीचर्स भी है, एसएस स्टेनलेस स्टील का टेलीस्कोपिक है, 24 टूल का एटीसी है, टूल टू टूल चेंज करने का टाइम जो है वो लेस देन 3 सेकंड है, और मशीन्स के अंदर काफी फीचर्स ऐड किए हैं, और रैपिड भी अच्छा है, तो एस्थेटिकल भी अच्छा है, और कॉस्ट वाइज भी कम है। तो अब वो हायर एंड प्रोडक्ट है जिसमें 3 एक्सिस एंड 4 एक्सिस आती है, सो उसके अंदर हम लोगों ने ऐसा फोकस किया है। बट जैसे जैसे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ता जाएगा, बीएमसी का मैं अभी टोटल बिजनेस अगर हम लोग 100% में से 15% वर्टिकल मशीनिंग सेंटर कर रहे हैं, और 85% टर्निंग मशीन कर रहे हैं, और 10% के आसपास अप्रोक्सीमेटली हमारा डिफेंस का हो रहा है। तो मैं अभी वो शेयर जो है वो टर्निंग को 100 और वर्टिकल मशीनिंग सेंटर को 40 to 50 पे ले जाऊंगा। उसके बाद बल्क वाला जो सेगमेंट है उसको ये नेक्सा को ही एक्सपांड करके फेज 2 में हम लोग अभी एंटरटेन करते हैं, लेकिन फोकस नहीं करते। सपोज we are doing the marketing also right now through social media, and marketing team भी है हमारी, और इंडिया मार्ट। तो अभी हम लोगों ने कभी मार्केटिंग नहीं किया था, अब हम लोग मार्केटिंग करते हैं। और एक अभी महात्मा मंदिर अहमदाबाद में एक अच्छा सा एग्जीबिशन भी दिसंबर में है, तो वहाँ पे भी हम लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मार्केटिंग पे भी फोकस कर रहे हैं, और अच्छी लीड्स भी रहे हैं। आज हम लोग जो वर्टिकल टर्निंग सेंटर हम लोग भेज रहे हैं वो शक्ति पंप को दे रहे हैं, वीटीएल हायर एंड प्रोडक्ट है, और हम पास में उसको मोर देन डबल डिजिट में मशीन दे चुके हैं। सो ये जर्नी स्टार्ट हो चुका है अभी, कि हम लोग कॉर्पोरेट और बड़े जो कंजप्शन वाले कस्टमर हैं उसको भी अभी फोकस्ड करना शुरू कर रहे हैं। तो इनका एग्जांपल है कि हमने अभी 10 मशीन से ज्यादा शक्ति पंप्स कोयम्बटूर को ऑलरेडी डिलीवरी कर चुके हैं, और अभी tomorrow or maybe day after tomorrow we are dispatching another 2 vertical turning left to Shakti Pump. Okay. Excellent. Vinay, I can continue talking. So, you know, if there's any other questions, please feel free to interrupt me. But in the meantime, go ahead, Kevin, you can continue. Okay. And Rupesh bhai, let's see. When it comes to production, you know, you've been saying that you plan to increase it from maybe 1,000 to 1,200 machines, you know, to 1,300-1,400 machines a month, through backward integration, better management of the workflow. But you've never discussed the ability, or at least I might have missed it, Ki, is it possible for you to also add a second shift in your existing facility? No. Exactly, right now we are doing a 2 shift for the machines of
पाउडर कोटिंग प्लांट एंड शीट मेटल जो हमने कैपेक्स किया है उसमें कंपोनेंट के लिए हम लोग 2 शिफ्ट कर रहे हैं और अभी भी हम लोग 12 आवर्स काम करते हैं 8 to 8 तो 4 आवर्स हम लोग एक्स्ट्रा ओवर टाइम भी देते हैं लेकिन अभी हम लोगों का पर डे का कैपेसिटी जो 4 असेंबली का है हम लोग 25 दिन काम करते हैं 26 दिन उसमें से एक आध हॉलीडे पकड़े तो 25 दिन काम करते हैं तो हमने अभी 4.5 असेंबली एस्टैब्लिश किया है जैसे कि हमने सभी असेंबली में सब असेंबलीज फाइनल असेंबली इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन ट्रायल एंड क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट और उसके बाद डिस्प्ले जैसे 7 यूनिट में एक पूरी मशीन्स की असेंबली को डिवाइड किया है और सातों के अलग एचओडी है उसके ऊपर का एक एचओडी है वो मेरा भाई है वो देखता है कि ये सातों एचओडी से कोऑर्डिनेशन करने का तो हम लोग क्या करते हैं एक एसओपी बनाया हुआ है कि यूनिट 1 में जब मशीन्स की बेड आती है मशीनिंग करके हमारी इन हाउस फैसिलिटीज है तो उनकी एक्यूरेसी जो है वो लेस देन 10 माइक्रोन होनी चाहिए तो वही पे वो साइन करता है उसके बाद वो रिसीव करता है फिर असेंबली स्टार्ट करता है तो असेंबली स्टार्ट करता है उसमें यूनिट 1 10 असेंबली करता है उसकी उनको साइकिल टाइम भी मिलती है कि पहला असेंबली करने के लिए उनको 4 आवर्स लगेगा तो जो 4 आवर्स है उसके बाजू में उसको लिखना है कि एक प्लान वर्सेस एक्चुअल कितना हुआ तो वो विद इन टाइम पे ही होना चाहिए उसके बाद वो जो असेंबली करता है उसकी भी एसओपी है कि पहले ये करने का पहले वो करने का ये गेज लगाने का इसको यहाँ से रीडिंग लेने का तो इतना इजीली हमने प्रोसेस कर लिया है कि हम लोग आईटीआई और डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग किया हुआ लड़के को हम लोग विद इन 1 मंथ ट्रेन करके असेंबली करना सिखा सकते हैं क्योंकि हमने इतना इजी प्रोसेस कर दिया है तो अभी हम लोग 4.5 असेंबली टारगेट करते हैं और छुट्टियों को डाल के 25 दिन का अगर हम बोलते तो थोड़ी हाजिरी गैदरी वर्कर्स में ज्यादा रहती है तो उसके लिए भी हम स्कीम करते हैं कि जो कोई भी एक छुट्टी नहीं लेगा उसको 3 प्रेजेंस बोनस मिलेगी एक लेगा उसको 2 प्रेजेंस बोनस मिलेगी और अभी हम लोग नाइट शिफ्ट का भी एक प्लानिंग करेंगे कि जिसमें एक असेंबली प्रोसेस जो अर्जेंट मशीन से जिसकी मटेरियल डिलेड है ये मंथ टारगेट में पूरा करना है तो एक असेंबली लाइन हम शिफ्ट में ऐड करेंगे थोड़ा हमारा कंपोनेंट का और जो मटेरियल की अवेलेबिलिटी का स्मूदन होने के बाद मुझे लगता है जनवरी से हम लोग एक शिफ्ट रात में असेंबली का भी करेंगे लेकिन पाउडर कोटिंग प्लांट शीट मेटल प्लांट एंड इन-हाउस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वर्किंग ऑन 2 शिफ्ट 12 to 12 almost 24 hours चलाते हैं okay great I'll come back to the marketing side little bit so आपके जितने ये competitors हैं can you just discuss Mac Power's positioning compared to these other companies that are manufacturing CNC machines so आपके जैसे ज्योति है या लक्ष्मी है या एस है like BFW है compared to these like how do you position कोई भी Mac मशीन्स Power में करण जी कोई भी मशीन्स खरीदेंगे कैपिटल गुड्स है तो लोग कभी भी एक कंपनी से बात नहीं करेंगे वो मिनिमम 3 कंपनीज को इनवाइट करेंगे डिस्कशन के लिए फिर हम उनकी कंपोनेंट समझेंगे उसको कौन सी साइज की मशीन्स की रिक्वायरमेंट है वो दिखाएंगे और एज ए सेल्स पर्सन हम लोगों ने जो ट्रेनिंग दिया है अपनी टीम को उसमें हमने फीचर्स बेनिफिट और एडवांटेज मशीन्स में हम लोगों ने सबको इतना ट्रेन किया हुआ है और एक हैंडबुक भी दिया हुआ है जिसमें हमारी मॉडल के सामने कस्टमर का कौन सा मॉडल कॉम्पिटेबल है और उसका स्पेसिफिकेशन क्या है उसका फीचर्स क्या है और उसके अंदर क्या एडवांटेज मिलता है और डिसएडवांटेज जैसे कि स्वॉट एनालिसिस सिखाया हुआ है उनको और वो हिसाब से जैसे कि हम टर्निंग मशीन्स की बात करते हैं तो मैक पावर की मोनो 200 के सामने कॉम्पिटिटर का 100 मॉडल आता है तो उसके अंदर हम ये बोलते हैं कि हमारी मोनो 200 मॉडल है वो 1 पीस कास्टिंग है देयर इज नो 2 जॉइंट्स और बाकी कॉम्पिटिटरों की मशीन्स में 2 पीस कास्टिंग है और 45 डिग्री स्लैंट बेड है हमारी इंजीनियरिंग लैंग्वेज में ये लोग समझते हैं 45 डिग्री क्या है और स्लैंट बेड क्या है 45 डिग्री स्लैंट बेड होने से उनका टूल जो होता है वो ओवरहैंग नहीं होता है वो बहुत ही क्लोज टूल रहता है
हाँ, जो बहुत ही 45 डिग्री होने से टूल जॉब के बहुत ही क्लोज आ जाता है, तो वाइब्रेशन का चांस कम हो जाता है। 30 डिग्री में टूल है वो 7 to 8 mm दूर रहता है, और 45 डिग्री में टूल एकदम नजदीक आ जाता है 2 to 3 mm। तो ओवरहैंग नहीं होने से वाइब्रेशन कम आएगा। और जो चिप गिरता है, जब आप मेटल कटिंग मशीन को कट करोगे जॉब बना के लिए, तो चिप्स निकलता है। वो चिप है वो 30 डिग्री में चिप उतना नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि बेड पे ही पड़ा रहेगा। 45 डिग्री होने से तो ये सब इंजीनियरिंग जो वर्ड है वो कस्टमर्स को इजीली समझ में आता है। और उसके बाद अगर वो, क्योंकि मैक पावर की 8000 मशीन चल रही है, तो वो सिटी के अंदर हर एक सिटी में मैक पावर की 100 से लेके 2000 तक की मशीन चल रही है। तो हम उनको उनके कॉम्पिटिटर के यहाँ चलते हैं, मशीन दिखाते हैं, या फिर उनको कंपोनेंट प्रूव आउट करने के लिए। जो कॉम्पिटिटर है वो कभी कंपोनेंट बना के नहीं देगा, हम उसको ये बोलेंगे कि आपको हम बना के देंगे, आपको हम हाई वैल्यू, एक्यूरेसी और रिपीटेबिलिटी आपको ट्रायल करके भी देंगे। ये लोग क्या है कि ये सब चीजों में नहीं पड़ते हैं, बोलते हैं मशीन ले जाओ। लेकिन हम उनको ये सपोर्ट भी देते हैं कि आपको प्रोग्रामिंग की, आपको टूलिंग की, या कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है तो वी आर ऑलवेज विथ यू। तो यही कस्टमर हमारे लिए नया कस्टमर ढूंढता है, ये एक हमारी स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग की। और प्रोडक्ट ही बोलता है। कैपिटल गुड्स में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो है, एक सेटिस्फाइड कस्टमर सिखाता हूँ कि 10 लोगों को ऑर्डर लेगा, और एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर 10 लॉस करेगा। तो ये स्टोरी हमारी रहती है। और ये लोगों को दूसरा हमारा सबसे बड़ा जो की फैक्टर है कि सर्विस चार्ज है वो बहुत नॉमिनल है। और स्पेयर्स आफ्टर 1 year और 2 years जो इनको लगता है, उसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट उसकी 3 टाइम है। और मैक पावर ओनली 10% प्रॉफिट पे स्पेयर्स देता है। तो उनको 5 साल 10 साल की लाइफ में कभी इतना खर्चा नहीं आता है जितना दूसरी मशीन से आता है। और उनको ये फीडबैक मार्केट भी देता है कि ये लोगों का स्पेयर कॉस्ट और सर्विस चार्जेस बहुत ज्यादा है। तो आपको कंपोनेंट कौन सा यूज किया है, सपोज हम लोग स्टेनलेस स्टील का एक टेलीस्कोपिक कवर कूलेंट अंदर नहीं जाए इसलिए डालते हैं। तो काफी कॉम्पिटिटर्स है वो एमएस का डालते हैं, तो जंक लगने का चांस ही बढ़ता है। वो टूलिंग का जो पॉकेट है वीएमसी में वो 20 का देता है, हम लोग 24 का देते हैं। वो एक्यूरेसी 10 माइक्रोन लिख के देता है, मैक पावर उसमें 2 माइक्रोन में भी चाहिए तो प्रूव करके देता है। तो ये सब इंजीनियरिंग कमिटमेंट और इंजीनियरिंग फीचर्स डिस्कशन करने से कस्टमर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और डिलीवरी टाइम थोड़ा हमारा लंबा है, इसलिए अभी भी प्राइस में भी 5 to 7% हम लोग सस्ते हैं कंपटीशन से। तो अच्छा मशीन, अच्छा फीचर और प्राइस कम, और एक ही उनको कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा डिलीवरी टाइम। तो ये रीजन से कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं। और उनको रेफरेंस भी मार्केट से जो मिलता है माउथ टू माउथ, क्योंकि कोई भी लोग मशीन खरीदने से पहले मार्केट में तो आपका रेफरेंस। सॉरी, तो आपका भी मार्केट शेयर कितना होगा? मेरा टोटल अंदाजा? बहुत कम है मार्केट शेयर है मेरा, अभी ओवरऑल 5% भी नहीं, उतना मार्केट अभी खुला पड़ा है। 5% टोटल। अगर 25,000 26,000 मशीन की बात करते हैं हम लोग, हाँ, तो उसमें मैक पावर का 1000 मशीन पकड़ो तो 5%। तो इसमें जैसे आपका लीडिंग प्रोडक्ट आई गेस वो टर्निंग सेंटर है, तो टर्निंग सेंटर में आपका मार्केट शेयर इज हायर कंपेयर? टर्निंग सेंटर में हायर है, लेकिन टर्निंग सेंटर का जो टोटल मार्केट साइज का 70% टर्निंग सेंटर रहता है। हाँ, तो 14 to 15,000 मशीन की अगर हम बात करते हैं, उसमें 80-90 टर्निंग पकड़ते हैं हम लोग, तो भी सेम आता है 5 to 6%। ओके ओके। एंड प्राइसिंग वाइज, अब जैसे रॉ मटेरियल कॉस्ट आर गोइंग अप, मेटल प्राइसेस आर गोइंग अप, आपने अपने प्राइसेस में कोई एडजस्टमेंट किया है रिसेंटली? नहीं, वो प्राइस में क्या है कि नॉर्मली एक मशीन की से फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपीस फाइनल प्राइस है, वहाँ पे 3 स्लैब में प्राइसेस होते हैं। एक जनरल मैनेजर लेवल का, एक रीजनल मैनेजर लेवल का, और एक इंजीनियर लेवल का। तीनों के बीच में गैप होता है। इंजीनियर जब बात करता है
तो 16 लाख पे अटक जाता है। जब रीजनल बात करता है तो 15.5 पे अटक जाता है, और जनरल मैनेजर पावर है कि 15 लाख तक करना है। तो हमारी कोटेशन होती है 20 लाख की। तो हम लोग फिर वो लेवल चेंज कर दे। प्राइस लिस्ट चेंज करना हमेशा वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कस्टमर को। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 लाख जो प्राइस था वो अभी हमने 15 लाख जो था वो 16 लाख कर दिया कट ऑफ प्राइस। तो लास्ट कट ऑफ प्राइस रहेगा 16 लाख। तो वो रेगुलरली हम लोग ये प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो हम प्राइस नहीं बढ़ाते, लेकिन कट ऑफ प्राइस जो है वो मीटिंग में या इंटरनल सर्कुलर से जो इंडिया में हमारी सेल्स की टीम है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। और बाकी हमारा जो पेंडिंग ऑर्डर्स रहता है सप्लायरों के पास, उनको उतना माल तो हमें देना है। वो मिनिमम 3 to 4 मंथ्स का उनको माल पेंडिंग रहता ही है, और उतनी इन्वेंट्री तो हमारे पास भी होती है। तो उतना मेजर इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सभी लोग प्राइस इमीडिएटली इफेक्ट से हर महीने थोड़ा प्लस माइनस करते ही रहते हैं। ठीक है, थैंक यू रुपेश भाई। I'll get back in line. I think और लोग भी हैं, but thank you. Thanks, Karan. We'll take the next question from Digant. Thank you, Vinay ji. Thank you, Rupesh ji. Just two questions. एक तो रुपेश जी, मुझे पता नहीं है आपने पहले बताया होगा कॉल पे कि नहीं, बट आपके प्रोविजंस लास्ट ईयर 1 करोड़ से 3.5 करोड़ पे आ गए ये साल। एंड दूसरा क्वेश्चन ये था कि अपना ये साल का अपन रेवेन्यू टारगेट एंड नेक्स्ट ईयर का रेवेन्यू टारगेट क्या कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन मैं समझा नहीं, जरा एक्सप्लेन। आपके प्रोविजन बैलेंस शीट में आपके प्रोविजंस लास्ट ईयर 1 करोड़ थे, और इस साल 3.5 करोड़ दिख रहा है टोटल। तो वो इतना क्यों बढ़ रहा है? कौन सा प्रोविजन है जय भाई, जरा चेक करो क्या बोल रहे। Vinay, I have not understood the question like that. We'll get back to you on that. We'll just check the breakup of the figure and we'll get back to you on that. Hello? Yeah, Digant. They'll just check the figure and get back to you. Okay, sure. And about the second question, I was just asking about the revenue projections for this year and next year. This year, I think we'll continue the same journey, or slightly, as you know very well about the capital goods segment, that first quarter is little bit slow, and second is higher than first quarter, and third is increasing, and fourth is always, I think, the highest number. So we are expecting that we will continue this second quarter journey in this financial year. And next year, definitely we'll increase 15 to 20% of production and productivity through the resource management by CapEx and appointing some higher end employment. And हम लोग next year पे 15 to 25% का टारगेट कर रहे हैं ग्रोथ का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, एक्सेप्ट प्राइस इंक्रीज। मैं नेचुरल ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, वो प्राइस इंक्रीज भी एक ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन उसको लेस करके नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ा के। Okay, that's amazing, Rupesh ji. Thank you so much. I'll wait for the clarification on provisions. Yeah, regarding provision figure, there is higher provision for income tax due to higher profit this time. Okay, so this is taxable, none of bad receivables or those sorts, right? The provision for gratuity and provision for income tax has increased. Provision for income tax has increased by 1.2 CR compared to last year. Okay. It's because of, I think, advanced tax. We are expecting good numbers. Okay, so receivables में कोई problem नहीं ना? Receivables में provisions नहीं है ना ये? No. Receivables is not a problem. आपको पता है receivables almost होते ही। Right. पहले पैसा लेने का फिर मशीन देने का, और जो भी छोटा मोटा रिसीवेबल होता है वो कुछ अच्छी रिलेशनशिप, अच्छा कस्टमर और ऑलमोस्ट गवर्नमेंट का होता है। बट कभी भी हमारा ऐसा रिसीवेबल में इश्यू होता ही नहीं। बस सर यही पॉलिसीज का ऐसे हम आपके साथ इतने सालों से। नहीं, ये पॉलिसी करने से क्या है कि अगर आप बाकी रखोगे ना तो उसको रोज मशीन में आवाज आएगी। ये मेरी ट्रेनिंग पार्ट है। मैं सेल्स में जब बात करता हूँ ना तो बोलता हूँ 5 रुपया बाकी नहीं रखना है,
और जब बाकी में मशीन रखते हो ना तो रोज मशीन में उसको प्रॉब्लम होगी और वो सेटिस्फाइड कस्टमर भी डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। तो कभी भी जिंदगी में कभी कैपिटल गुड्स जो है ना वो क्रेडिट पे नहीं होता है और ये प्रोडक्ट की डिलीवरी लेना भी इतना डिफिकल्ट है। तो नॉट ओनली अ मैक पावर, नोबडी इज गिविंग द क्रेडिट, कोई भी नहीं। Okay, amazing, sir. Thank you so much, sir. Thanks, Digant. We'll take the next question from Agastya. Hello, am I audible? Yeah, Mr. Ajit. Rupesh ji, namaste. Namaste. Thank you very much. And Rupesh ji, I must congratulate you. एक तो आपका performance was fantastic. मेरे एक्सपेक्टेशन मुझे लग रहे थे कि कुछ ज्यादा ही है, लेकिन आपने उसको भी बीट किया, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मैं आपको और विनय भाई को एक और कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा कि इस बार जो आपका प्रेजेंटेशन है वो काफी अच्छा है सर। इंक्रीमेंटल डिस्क्लोजर्स बहुत अच्छे हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस है सर। जितना ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, आपने ऑर्डर बुक के बारे में नंबर ऑफ मशीन्स भी बताया है एंड वैल्यू भी बताया है, दिस इज वेरी गुड प्रैक्टिस सर, प्लीज कंटिन्यू। अमेजिंग सर, अमेजिंग। सो आपका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है सर। सो फर्स्ट ये दो चीजों पे बधाई सर। दूसरा सर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, मैं पहले थोड़े से स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस पूछूंगा। सर नेक्सा साइट पे आपका अभी जर्नी स्टार्ट हो गई है, सो वहां पर आपको कैसे रैंप अप करेंगे और कुछ चेंज हुआ है सर आपको नाउ दैट यू हैव स्टार्टेड? और आपकी वो आई थिंक वीटीएम का भी सेल्स आपने बोला है कि 1 महीने में आप कुछ डिलीवरी देने वाले हैं। सो नाउ दैट ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है सर, आपको कुछ इनिशियल लर्निंग्स आई हैं या आपकी कुछ चेंज हुई स्ट्रेटेजी में, कुछ स्कोप बड़ा दिखता है आपको इसमें? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सर। मैं रिप्लाई करता हूँ इसका कि जैसे कि हम लोग अभी जो टोटल बास्केट्स को सेल करने के लिए जो इंडिया में हमारे बिजनेस एसोसिएट्स और हमारे एम्प्लॉय जो है उनके थ्रू हम लोग डोर टू डोर और इंक्वायरी के हिसाब से, कोल्ड कॉलिंग के हिसाब से एक 3 लेयर का एक वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक इंक्वायरी जनरेशन ग्रुप है जो एवरीडे 4 to 5 विजिट मिनिमम करते हैं। उसके बाद वो इंक्वायरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ग्रुप है और तीसरा है हायर लेवल का ग्रुप, वो तीनों मिलकर डील क्लोज करते हैं। तो एवरीडे ये लोग इतने बिजी है क्योंकि टर्निंग मशीन्स का एवरीडे का मैक पावर का एवरेज ऑर्डर बुक जो है एवरीडे वी आर बुकिंग 3 to 6 मशीन एवरेज। तो इतने बिजी है ये लोग, कोटेशन देना, कंपोनेंट की डिस्कशन करना, उनको टेक्निकली फीचर्स समझाना, कॉम्पिटिशन समझाना, उनकी मशीन में हमारी मशीन में, फिर मशीन दिखाने ले जाना अगर उनके पास मैक पावर नहीं है तो ये सब चीजों को करने में इतने बिजी रहते हैं कि देर, क्योंकि टर्निंग मशीन्स का ऑब्वियसली मार्केट शेयर भी कंजम्पशन वाइज ओवरऑल टोटल मशीन्स की बिजनेस का 70% 65% है। तो नंबर्स भी ज्यादा है कंजम्पशन में इंडिया का। और तो टर्निंग मशीन है उनके लिए बहुत इजी बेचना है और बहुत ही बिजी रहता है कि वो वर्टिकल मशीन पे और एचएमसी पे जो उनसे भी लंबा डिस्कशन चल सकता है बिकॉज इट्स मोर हायर एंड मशीन्स, जिसके अंदर उनको कंपोनेंट के लिए और टेक्निकल डिस्कशन के लिए ज्यादा डेडिकेटेडली टाइम निकालना है। तो वो दे आर टू मच बिजी विद देयर रूटीन एक्टिविटीज। तो हमने एक नेक्सा प्लान किया था। तो ये नहीं किया था कि नेक्सा वाले जो प्रोडक्ट वर्टिकल टर्निंग लेथ एचएमसी और वीएमसी बेचेंगे तो रेगुलर टीम जो है हमारी अभी भी वो नहीं बेचेंगी, वो भी बेचेंगे, ये भी बेचेंगे। तो ये बोनस दूंगा मैं नेक्सा थ्रू। अभी जो बिजनेस आ रहा है जो अपनी एग्जिस्टिंग टीम के थ्रू जितना भी आ रहा है, 15 मशीन आ रहा है, 20 मशीन आ रहा है, तो वो एग्जिस्टिंग टीम के थ्रू आ रहा है। तो वो बिजनेस नहीं छोड़ेंगे कि ये लोग खाली टर्निंग करेंगे और नेक्सा वाले ही खाली वर्टिकल करेंगे, क्योंकि वो नेक्सा को सेटअप होने में टाइम लगेगा। तो एग्जिस्टिंग बिजनेस और ये बिजनेस में 60 to 70% कस्टमर ऐसे ही है कि जिसको टर्निंग चाहिए उसको ही वीएमसी चाहिए। जैसे कि पैंट लिया है तो शर्ट तो लेना ही है उसको। तो ऑलमोस्ट कस्टमर्स जो है वो सेम है, लेकिन ये लोग ज्यादा बिजी रहते हैं टर्निंग मशीन की बुकिंग में, वो वीएमसी को फोकस नहीं करते। इसलिए हमने इसको अलग से फोकस किया है। और उस वो टीम जो है नेक्सा की
वो टर्निंग मशीन नहीं करेगी, लेकिन एग्जिस्टिंग टर्निंग की टीम है, वो तो जो बिजनेस करती है वर्टिकल का, एचएमसी का, वो लोग तो कंटिन्यू करेंगे ही करेंगे। जी। और इसके लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है कि एक ही सिटी में दो ग्रुप काम करना है तो वो लोग लॉग इन करेंगे। जब रेगुलर टीम ने वर्टिकल मशीनिंग सेंटर की कोटेशन सबमिट की है तो वही कस्टमर को नेक्सा कोटेशन सबमिट करेगा तो वो अलाउ नहीं करेंगे उसको, वो कोटेशन ही जनरेट नहीं होगा। तो अच्छा, ये क्लैश नहीं हो जाए, एक ही कस्टमर पे दो लोग काम नहीं करें। ग्रेट। और तो उसके लिए हमने ये किया है। और अभी हम लोग VTL जो 2 मशीन दे रहे हैं, कल या परसों डिस्पैच हो रहा है, वो हमारे कोयम्बटूर के बिजनेस पार्टनर के थ्रू नेक्सा टीम की सपोर्ट से हम लोग 10 नंबर्स से ज्यादा में शक्ति पंप के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं अभी, और दे आर रिपीटिंग द ऑर्डर एवरी मंथ। You said Shakti Pumps, sir? यस, शक्ति पंप्स लिमिटेड। Okay. कोयम्बटूर। सर नेक्सा के थ्रू कितना टाइम लगेगा आपको, लेट्स से 15% या 10% ऑफ योर सेल्स कमिंग थ्रू नेक्सा, ये इसका रैंप अप कैसे होगा सर? नहीं, मेरा पेनिट्रेशन भी रहता है, क्योंकि सेल्स को मैं डायरेक्टली हैंडल करता हूँ। एवरी मंथ हमारा इंडिया का सेल्स कॉन्फ्रेंस होता है, ये अपना ऑनलाइन पे, ये प्लेटफॉर्म पे, सेम प्लेटफॉर्म पे हम लोग इंडिया की पूरी डिस्ट्रीब्यूटर और हमारी सेल्स टीम को एवरी मंथ मीटिंग करते हैं। तो उसमें मैंने नेक्सा का अनाउंसमेंट किया है कि आप लोग टर्निंग में फोकस ज्यादा करते हो, विच इज वेरी इजी। कस्टमर बुला के आपको ऑर्डर दे रहा है, आपको ऑर्डर लेने जाना नहीं पड़ता है, तो आप लोग व्हाई नॉट टू पेनिट्रेट द हायर एंड प्रोडक्ट। तो उनकी एवरी मंथ में मेरी पिंचिंग और थोड़ी हैमरिंग और नेक्सा मैंने अनाउंस किया है, तो एवरेज उन लोगों ने भी परफॉर्मेंस पे अच्छा ध्यान दिया, और नाउ दे आर फोकसिंग ऑन VMC ऑल्सो। और प्रोडक्ट भी जो हमने एक प्रेजेंटेशन मेरा 2020 का था कि न्यू जनरेशन वर्टिकल मशीनिंग सेंटर मेड विद द इन-हाउस फैसिलिटी। तो इन-हाउस फैसिलिटी डेवलप होने से शीट मेटल, पाउडर कोटिंग और कंपोनेंट की क्वालिटी इंप्रूव होने से वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में जो भी माइनर फर्क था वो भी इम्प्रूव होने से कस्टमर इज सेटिस्फाइंग नाउ विद द मशीन। तो वही कस्टमर रिपीट बुला के, क्योंकि ये कैपिटल गुड्स का स्टोरी है, वो थोड़ा लंबा चलता है। अब ये मंथ के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो 25% इंस्टेड ऑफ 15% टोटल जो ऑर्डर बुकिंग होगा उसमें 25% हायर एंड प्रोडक्ट का बुकिंग होगा, सो विच इज द हाईएस्ट। So gradually we are increasing the higher end product. Instead of 15% now, this month will increase 25%. सर ये जो आप हायर एंड बोल रहे हैं, कैन यू क्वांटिफाई इट सर? क्योंकि आपका एवरेज लेट्स से अगर 18 से 20 लाख रुपए के बीच में है आपका नॉर्मल टर्निंग मशीन्स के लिए, तो ये हायर एंड कितना ज्यादा होता है सर? ये 40 वर्टिकल मशीनिंग सेंटर जो है वो सेकंड हाईएस्ट कंजप्शन है वो प्रोडक्ट बास्केट का इंडिया का। आफ्टर टर्निंग इज ऑलवेज नंबर 1, उसको कोई बीट नहीं कर पाएगा। वो 65 to 70% रहेगा टोटल बिजनेस का। रेस्ट 30% जो बन रहा है वर्टिकल मशीन सेंटर 7 से 8 हजार, उसके अंदर उसका एवरेज प्राइस रहेगा मॉडल टू मॉडल। एंट्री लेवल 21-22 लाख से अप टू 2 मीटर का मशीन है वो 65 to 70 लाख का। और एवरेज जो 25 लाख का इको 800 और 855 सुपर है वो 25 लाख का है। और उसके बाद का सेगमेंट है वर्टिकल टर्निंग लेथ, वो 30 लाख से 50 लाख तक का बास्केट है। समझा। उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर है वो 1 मीटर का है। और जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ेगा वैसे अभी भी मेरे पास एक प्रोडक्ट रेडी है, ड्रिल टैप सेंटर, जो फ्यूचर जनरेशन में मोबाइल का जो फ्यूचर में इंडिया के अंदर ग्रोथ होगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो उसकी बैकग्राउंड बैक कवर बनाने के लिए उनको या मोबाइल कट करने के लिए फॉक्सलो के पास ड्रिल टैप सेंटर 1,50,000 है उसकी कंजम्पशन। टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी 1,50,000। तो इंडिया की टोटल प्रोडक्ट का 10 साल का प्रोडक्शन है। तो फ्यूचर में वो प्रोडक्ट भी हमारे पास रेडी है। और एक डबल कॉलम मशीनिंग सेंटर आता है जो 27 to 30 टन का बड़ा मशीन है, और एंट्री लेवल उसका भी 1.25 to 1.5 है। तो ये बिगर मशीन्स, हायर एंड मशीन्स, उसकी डिजाइन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सैंपल पीस भी रेडी है। हमें
जो करना है फ्यूचर में वो कैपेसिटी ही इंक्रीज करना है, फाउंड्री करना है, इन हाउस फैसिलिटी, बड़ा लैंड करना है और एक्सपेंशन करना है। अदरवाइज बिजनेस एंड बास्केट एंड प्रोडक्ट, उसके लिए हमारे पास बहुत सारा कुछ पड़ा है जो अगले सालों में हमने डेवलप किया। तो रुपेश जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक्सपेंशन को ही लेके था। तो ये एक रिलेटेड क्वेश्चन था सर कि जो फर्स्ट क्वार्टर अपना गया उसमें हमने कितनी मशीन्स बेची और लास्ट ईयर कितना था सर? बिकॉज मेरे पास दो नंबर है, एक 671 है और एक 651 है। सो लास्ट ईयर अपना टोटल मशीन का नंबर कितना है? आपके एनुअल रिपोर्ट में 651 लिखा है, इफ यू कैन कंफर्म दैट। एंड सेकंड की फर्स्ट क्वार्टर में हमने कितनी मशीन्स की थी? एंड बेस्ड ऑन दिस क्वार्टर हम लोग करीबन 100 मशीन्स कर रहे हैं सर मंथली। सो अपना कैपेसिटी तो काफी हद तक लाइक 1200 का रन रेट ऑलरेडी पहुंच गया है। तो जो 1400 की अपनी कैपेसिटी उसके बियॉन्ड एक्सपेंशन का सर कुछ जो आप बगल वाले प्लॉट की बात करें तो उसका कुछ डेवलपमेंट कैसा हुआ है सर, अगर उस पर बता सकें? वो प्लॉट तो अपने पास नॉमिनल रेंटल पे है, 10 इयर्स लीज पे, वो 4 एकड़ का लैंड है। उस पे हम लोग ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा अभी पैटर्न शॉप इंक्रीज कर रहे हैं, पैटर्न शॉप बनाया है और शीट मेटल यूनिट को शिफ्ट कर रहे हैं वहाँ पे। और हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन एकदम से ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अब 100 में से 200 करना है तो वो डेंजरस गेम हो जाता है। इसके लिए बहुत बड़ा कैपेक्स और बहुत बड़ा आपको लैंड और बहुत बड़ा आपको रिक्रूटमेंट और पिक्चरिंग टूलिंग, तो उसका रिटर्न मिलने में 1 साल लग जाता है। और काफी कंपनियों को ये सब चीज ने पास्ट में क्रेडिट भी दिया है। तो मैं अगर डेट फ्री रहना चाहता हूँ तो मुझे हर साल 5 से 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है और 15 से 20%, 25% का ग्रोथ करना है। तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग प्रॉपरली कर रहे हैं और जा रहे हैं। और फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल और मई कैपेसिटी तो हमारा एस्टेब्लिश हो चुका था, क्योंकि मार्च में भी अगर आप देखेंगे तो हमने 100 मशीन कर लिया था लास्ट मार्च में। लेकिन अप्रैल मई में सेकंड वेव जो आया उसके कारण फैक्ट्री में 250 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्टली फैमिली या रिलेटिव्स और या फिर वो लोगों का अपार्टमेंट है वो सीज हुआ था। तो 250 लोग हाजिर नहीं थे फैक्ट्री में। इस कारण से अप्रैल में हम लोग उतना इफेक्टिव नहीं ले पाए। फिर जून में हमने वापस वही जर्नी, तो कैपेसिटी तो हमारा काफी टाइम से एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन आप जानते हैं ऐसे वो सेकेंड वेव ने अप्रैल में भी करा था। तो अभी 100 का रन रेट तो हमने पकड़ लिया है और ग्रेजुअली वो इंक्रीज भी हम करते जाएंगे। वेरी गुड सर। सर जस्ट वन लास्ट रिक्वेस्ट, अगर ये वॉल्यूम के नंबर फॉर Q1 एंड फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर अगर आप दे सके नंबर ऑफ मशीन्स तो दैट वुड बी ग्रेट सर। ऑल द बेस्ट रुपेश जी, बहुत ही अच्छा क्वार्टर था सर। प्लीज, एंड योर स्ट्रेटजी इज आल्सो वेरी साउंड सर। ऑल द बेस्ट सर, यू आर डूइंग वेरी वेल सर। थैंक यू। थैंक यू जय भाई, फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकंड क्वार्टर ना नंबर्स सेल्स पासे ले लेगा। Sir, it's given in the Q1 presentation. Private orders executed in Q1 was 201 machines to the tune of 33 crores. And one government order was executed for 48 simulators to the tune of 1.3 crores. And so this was the total execution in Q1. And the closing order book at the end of Q1 was 721 machines. So whenever the 48 number, that amounted to only 1 crore, right? So that there were simulators. That is a simulator only for training institute. That is manufactured by the Siemens. So they require the only simulator. So हम लोग ने simulator का भी टेंडर भरा है, क्योंकि हम लोग मशीन्स देते हैं उसके साथ उनको ट्रेनिंग का स्टिमुलेटर लगता है। एक डमी प्रोग्रामिंग और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए एक पूरा क्लासरूम जैसा एक पीसी के अंदर सॉफ्टवेयर आता है। इसमें आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो हमारी मशीन के साथ उनको स्टिमुलेटर भी हमें ही बेचना है, जो हम लोग सीमेंस से खरीद के उनको देते हैं। समझे सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Whenever I am done, thank you. Thanks, Agastya. We'll take the next question from Ayush Agarwal. Ayush, you can go ahead. Thank you, sir, for the opportunity. कुछ क्वेश्चंस है सर। पहला तो हमारा जो ऑर्डर बुक 136 करोड़ था, उसका टाइम फ्रेम क्या होगा एग्जीक्यूट करने का? टाइम फ्रेम में गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके अंदर टाइम मिलता है 6 to 8 मंथ का। और कुछ जो अपने
इंस्टीट्यूशन जो है जैसे कि नागालैंड रूल रूम है या फिर सीपेट है, उनका अगर शॉर्ट टाइम का है 3 मंथ्स का 4 मंथ्स का एग्जीक्यूशन, तो उनका पर मंथ का 2% का डिलेड का पेनल्टी होता है। तो हम लोग वो 6 महीना ऐड करके उसमें 10% ऐड कर देते हैं जब टेंडर भरते हैं, जहाँ पे शॉर्ट टाइम मिलता है हमें, जहाँ पे शॉर्ट टर्म में हमें डिलीवर करना है, विच इज नॉट ए पॉसिबल, क्योंकि ये गवर्नमेंट की मशीन्स में कस्टमाइज होता है वो मशीन्स। फिर भी उन्होंने शॉर्ट टाइम डाला है तो हम लोग वो कॉस्ट में पेनल्टी ऐड कर देते हैं, लेकिन लगता नहीं है, हम लोग 99% हम लोग इनको अचीव कर ही लेते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता है। लेकिन डोमेस्टिक के अंदर कोई टाइमलाइन नहीं है कि हमें इतने टाइम में ही देना है। कस्टमर के लिए टाइमलाइन है कि आपको मशीन 3-4 महीने में उठाना है, नहीं तो हम लोग आपको थोड़ा प्राइस रिवीजन देंगे, क्योंकि कस्टमर्स के अंदर 70% टोटल बिजनेस का आयुषी कैटलॉग प्रोडक्ट होता है, जो 3 मॉडल मैक्सिमम चलता है, VX 300, GX 100 और मोनो 200। वो टोटल टर्निंग मशीन का बिजनेस का 70% आता है। और वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में इको 800 और 800 सुपर, ये 2 मॉडल आपका 50-60% हो जाता है। तो ये मशीन्स हमारी महीने की 50, खाली अगर VX 300 सीरीज की बात करें, उसके अंदर वेरिएंट आता है 300 सुपर, 300 और 300 प्लस। तो ये सब चीज अगर हम लोग बात करते हैं तो 50 मशीन बनती है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, पेमेंट आने के बाद 15 डेज हम लोग कैटलॉग प्रोडक्ट पे उसको मशीन दे देते हैं। इन लोग बुकिंग कराने के बाद, एडवांस देने के बाद, इनकी लोन की प्रोसीजर, क्योंकि 90% लोग ये इसको, हम लोगों का जो टारगेट कस्टमर है वो Tier 3 Tier 4 है, तो वो SME में ही आते हैं। तो वो लोगों को सब्सिडी मिलता है और लोन के अंदर इंटरेस्ट मिलता है। वो कंडीशन है कि वो लोग जब लोन लेते हैं तभी दे आर एलिजिबल फॉर दिस बेनिफिट। तो वो लोन की प्रोसीजर्स में उनको 3 to 4 मंथ भी लग जाता है, क्योंकि मार्जिन देना है उसको, फैक्ट्री का जो पूरा लेआउट है, परमिशन है, ये सब चीज में टाइम लगता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट, हमारे लिए ऑर्डर बुक जो है वो एक बल्क है, इसलिए हमें बिलिंग करने में दिक्कत नहीं आ जाए, तो हम बुकिंग एग्रेसिवली करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट। और कस्टमर कोई, हाँ, उसको कोई अभी हमें फीडबैक मिलता है नेक्स्ट मंथ की, नवंबर की और दिसंबर की प्लानिंग क्या है, तो ब्रांच का जो बुकिंग है, सिर्फ और पूना ब्रांच है उसका 90 मशीन का पेंडिंग ऑर्डर्स है, उसमें से उनको नवंबर में कितना चाहिए, दिसंबर में कितना चाहिए, वो ब्रांच कस्टमर को कांटेक्ट करके फीडबैक लेता है कि आपकी लोन की प्रोसीजर कहाँ पे पहुंची है। उसके लिए भी हमने एक स्टेजेस बनाया है, 4 अलग अलग स्टेज बनाया है कि इसने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, मार्जिन दे दिया, मार्जिन दे दिया तो ये कस्टमर का 100% नेक्स्ट मंथ में होने वाला है लोन। तो हमें ये पता चल जाता है किसकी कस्टमर को हम लोग ये डिलीवरी शेड्यूल करते हैं। तो 70% में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और जो कस्टमाइज है उसमें 25 से 50% एडवांस देना पड़ता है। तो ओवरऑल कोई कमिटमेंट नहीं है कि आपको ये इतने टाइम में ही देना है। अगर आप स्किप कर गए, हमने आपका मशीन रेडी किया और आपने लिया नहीं, तो हम 2 महीने तक भी उसको बोलते हैं कि अभी आप 2 महीने के बाद वेट करो। तो गवर्नमेंट में रहता है कमिटमेंट, आपको डेडलाइन फॉलो करनी पड़ती है, नहीं तो पेनल्टी लगता है पर मंथ 2% के आसपास। समझा सर, थैंक यू सर इतना डिटेल में बताने के लिए। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि हमारा जो ये टेंडर पाइपलाइन है 412 करोड़ का, इसमें जनरली हमारा विन परसेंटेज क्या रहता होगा? 10% अपना डोमेस्टिक का एवरी मंथ, क्योंकि ये कस्टमर भी क्या होता है, मशीन लेने के लिए जब कोटेशन सबमिट करता है हम लोग, उसके बाद डिसीजन लेने में भी 1 to 4 मंथ लगाता है, और कुछ कस्टमर्स जो है वो आइडिया ड्रॉप भी कर देता है, या फिर ऑर्डर लॉस भी होता है, या फिर नेक्स्ट मंथ में करेगा। थोड़ा वो पहले टेक्निकल समझता है, उसकी बजट समझता है, फिर लोन का करता है। तो ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म थियरी में अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने बिजनेस को भी एक अलग अलग, एक बाइंग प्लेटफॉर्म में है कि यूनिवर्स प्लेटफॉर्म मींस ये कोटेशन सबमिट हुआ है तो ये सबके लिए है, ये कस्टमर सबके लिए है। उसने एज का भी लिया होगा, दूसरी कंपनी का भी लिया होगा, तीसरी कंपनी का भी लिया होगा। उसके बाद हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म थियरी बनाया, उसके बाद हम लोगों ने उसके साथ टेक्निकल डिस्कशन किया, उसको निगोशिएट किया, तो हमने एक प्लेटफॉर्म बाइंग प्लेटफॉर्म पे लेके आए। अब निगोशिएशन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस की बात करता है और डिलीवरी की बात करता है।
तो अलग अलग प्लेटफॉर्म को हम डिवाइड करें तो डोमेस्टिक का एवरी मंथ का हीटिंग रेशियो टोटल सबमिटेड कोटेशन का 10% और गवर्नमेंट का अनसर्टेन है, फिर भी हम लोग 15 से 20 करोड़ का काम करते हैं तो वो भी 15%, 10 to 15% का हीटिंग रेशियो है, क्योंकि जो टेंडर्स लॉस नहीं है लेकिन खुलते नहीं है। गवर्नमेंट का जो टेंडर है वो खोलने में 3 महीना से लेके 6 महीना लग जाता है, क्योंकि उनको टेक्निकली प्रॉपरली एवेल्यूट करते हैं और एक एक टेंडर इनका 100 पेजेस का होता है। तो एवरेज आप डोमेस्टिक का मोटा मोटा ये पकड़ो, हीटिंग रेशियो 10% और ये अपना गवर्नमेंट बिजनेस का 10 to 15%। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये ट्रेंड है, क्योंकि ये कोटेशन भी सबमिट नहीं किया है। हमारे पास जो एवरीडे एक डेटा आता है कि आपकी हॉट कस्टमर, जैसे कि बाइंग प्लेटफॉर्म में कितना है, पूना में 12 है, राजकोट के अंदर का 15 है, मुंबई का 10 है, आगरा का 4 है, दिल्ली का 22 है। तो ये सब नाम होता है हमारे पास एचओ में। हमारी यहाँ की हेड ऑफिस के अंदर सारी ब्रांच का बाइंग प्लेटफॉर्म में आज होने वाला कितना ऑर्डर है वो भी हमें नॉलेज होता है कि टोटल इंडिया में 9 जगह पे ये निगोशिएशन होने वाला है और आज डील क्लोजिंग होने वाला है, जिसमें 10 मशीन है, उसमें से 6 मशीन होगा आज और कल होगा 4। तो कभी हमने कोई भी कस्टमर्स का कहीं पे भी बाइंग में भी नाम नहीं है और कहीं पे वो निगोशिएशन भी नाम नहीं है और 3 नाम नहीं आ जाते, वो कस्टमर ने सडन कॉल किया और सडन बुकिंग करके सडन एडवांस दे दिया, तो वो भी 30% के आसपास है कि जिसको हमने कभी कोटेशन भी नहीं दिया है और वो हमारी ये वीक की ऑर्डर क्लोजिंग के अंदर उनका नाम भी नहीं था, बाइंग प्लेटफॉर्म में भी नहीं था, तो ऐसा भी हीटिंग रेशियो आता है, तो वो 30 to 40% है। समझा सर। सर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो हमारा मतलब जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं कस्टमर्स को, इनका रिप्लेसमेंट साइकिल क्या होता होगा? मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, बट फिर भी ऑन एन एवरेज एक मशीन मतलब कितने टाइम पे रिप्लेस होता होगा? नहीं, इनको आप ऑटोमोबाइल की तरह ही समझ लो, कार को कितने टाइम में हम लोग करते हैं उसी हिसाब से कि 3-4 साल तक बहुत अच्छी एक्यूरेसी में अच्छी परफॉर्मेंस पे काम करेगी। जैसे कि मेंटेनेंस कराते हैं, उसकी सर्विसिंग कराते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, उसके बाद लोगों को नई जनरेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट होती ही रहती है, तो लोगों को हायर फीचर्स भी चाहिए, कुछ नए नए सॉफ्टवेयर भी इम्प्रूवमेंट आते हैं वो भी चाहिए, और अब उनको 2 माइक्रोन नहीं मिल रहा है 3 साल बाद 4 साल बाद, जैसे कि कार के अंदर माइलेज नहीं मिलता है और नए फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से सेम थियरी, लाइफ उसकी 10 साल 15 साल मिनिमम रहेगी, लेकिन जो कस्टमर को बहुत ही ज्यादा प्रीसाइज और नई जनरेशन के साथ करना है, वो 5 साल के बाद वो मशीन्स को रफिंग में यूज करते हैं या फिर वो सेकेंड मार्केट में उसको बेचते हैं, सेम लाइक ऑटोमोबाइल कार की तरह। अच्छा, और इसमें सर हमारा कोई ऑपरेशंस मेंटेनेंस का सर्विस का कोई अपॉर्चुनिटी रहता है कि जो हमने मशीन सप्लाई करें? बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा है, क्योंकि स्पेयर बिजनेस अभी हम लोग कर रहे हैं 1.5 करोड़ के आसपास का स्पेयर बिजनेस पर ईयर का, वो बहुत बड़ा हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि हम स्पेयर पे इतना फोकस नहीं करते क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है। अब स्पेयर में जाएंगे तो आपका प्रोडक्शन जो है उसके अंदर आपके पास स्पेयर्स की शॉर्टेज रहती है, तो आप स्पेयर सेलिंग पे इतना फोकस मत करो, रखो उतना ही जितना आपके कस्टमर को रिक्वायर्ड है, और सर्विसिंग के अंदर भी अच्छा आफ्टर 1 ईयर एक एमसी कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर एमसी नहीं लिया है तो पर डे का 3000 रुपीज चार्ज है, तो वो अपॉर्चुनिटीज भी फ्यूचर में होगी। ऑलमोस्ट काफी कंपनियों का हर ब्रांच का जो एक्सपेंस है ऑलमोस्ट एमसी और स्पेयर से आता है, लेकिन हमने वो उतना प्रॉफिटेबल बनाना अभी ठीक नहीं समझा है, क्योंकि कस्टमर को इतना कंपोनेंट पे हायर चार्ज करना और सर्विस में भी बहुत पैसा चार्ज करना, वो फ्यूचर ग्रोथ के लिए हर्डल आ सकता है, तो उसको हम लोग, लेकिन यस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी फ्यूचर है। समझा सर। और सर ये हमारा रिपीट बिजनेस कितना होता होगा इसमें, कितना परसेंट? रिपीट बिजनेस मेरा ये मानना है कि 50% हमें मिलना ही चाहिए। 50% कस्टमर, हमारे कॉम्पिटिटर ने कुछ बेनिफिट दिए
या फिर कुछ डिससेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं आप कि उनको 1 साल के बाद भी फ्री सर्विस चाहिए था और हमारी सर्विस टीम ने नहीं दिया होगा, और उनको कुछ स्पेयर्स के लिए टाइम पे स्पेयर नहीं पहुंचाया, तो छोटा मोटा इश्यूज के कारण और कॉम्पिटिटर ने कुछ अच्छा बेनिफिट्स देखे या कुछ कहीं पे भी, तो 50% तो मिलना चाहिए, वो मिलता भी है। और बाकी का हम लोग भी कॉम्पिटिटर का मशीन चल रहा है, तो उनको हमारी मशीन देखे कि उनसे बेटर परफॉर्मेंस रहेगी और आप मशीन पे प्रूव करके हम दिखाते हैं, तो दोनों साइड विन विन है। हम लोग भी कॉम्पिटिटर का 50% में एंट्री कर लेते हैं और हमारे में भी कॉम्पिटिटर एंट्री कर लेता है। समझा सर। सर बस मेरे पहले क्वेश्चन को उसको एक बार वो करने के लिए कि ये जो 136 करोड़ का जो ऑर्डर बुक था, जितना मैं समझ पाया इस साल तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं समझो आप उसको। 136 करोड़ में से सभी हमको इमीडिएटली करना कोई कंपल्सन नहीं है। आप अच्छा। रोज बुकिंग होता है, ये ऑर्डर बुक जो है विद एडवांस हमारे पास आई हुई है, लेकिन आप अगर महीने का 100 मशीन बनाते हो तो रोज का आप 4 मशीन 25 दिन काम करते हैं तो डिस्पैच करते हो, तो 4 के सामने आपको 5 मशीन का बुकिंग होता है। हर महीने हम जो डिस्पैच करते हैं उससे हमारी बैकलॉग 10 से 20% बढ़ जाती है। अगर आप उनको वीक वाइज करोगे तो भी वही फिगर आएगा, अगर डे वाइज करोगे तो भी वही फिगर आएगा कि एवरी डे 4 मशीन एवरेज जाना चाहिए। तो एवरेज 4 एवरी डे जाता नहीं है, लेकिन कभी 4 गया तो कभी 5 गया, कभी 3 गया, कभी 8 गया, बट एंड ऑफ मंथ टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। और उसमें अगर हम लोग सेल्स का भी बात करते हैं तो एवरी मंथ जो डिस्पैच करते हैं उससे 10 to 20% ऑर्डर्स ज्यादा आते हैं, तो ये हमेशा ये बढ़ता ही रहेगा। अगर आप ट्रेंड देखोगे लास्ट क्वार्टर उससे पहले का तो एवरी मंथ बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि डिस्पैच की अगेंस्ट में बुकिंग ज्यादा है। सही बात है। थैंक यू सो मच सर इतना डिटेल में आंसर्स देने के लिए, एंड बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू। Thanks, Ayush. So just an extension of what Ayush was asking you, if you're doing 100 machines a month, that means in the next 6 months, we can do safely 600 machines. Would that be a correct assumption? Yes, perfect. Okay. And the debottlenecking or the capacity expansion that we are doing, with that, how much incremental machines can we do in the next 6 months? Your question is like how many machines we can manufacture? हाँ, मतलब अगर हम 100 मशीन कर रहे हैं सर महीने का, और जो हम डी बॉटलनेकिंग या कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं उसके हेल्प से हम कितना तक रीच कर पाएंगे इस नेक्स्ट 6 मंथ्स में? वो ग्रेजुअली होगा। ये साल के अंदर तो आप मेंटेन करो 100 को एवरेज को, और क्योंकि बीच में आपका हॉलीडेज भी आता है, अगर हम लोग पर डे 4 मशीन कैपेसिटी रखते हैं तो दिवाली में 20 मशीन कट जाएगा, तो उसको आप खींच लोगे छुट्टियों में या ओवर टाइम करके या नाइट में, तो ओवरऑल आप पकड़ो कि 100 मशीन का एवरेज निकलेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो करना है, कुछ बैकवर्ड इंटीग्रेशन और कुछ सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कुछ वेंडर डेवलपमेंट, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग 15 to 25% ग्रोथ करेंगे। Sure. Thank you, sir. We'll take the next question from Digant. Digant, you can unmute and ask. हेलो सर हम जो मार्केट केटर करते हैं उसमें चाइना का इंपोर्ट्स का मार्केट शेयर कितना होगा? नहीं, चाइना का उल्टा है। कोई एक इंडिया की कंपनी है, लीडिंग कंपनी, वो चाइना में 250 मशीन पर एनम एक्सपोर्ट करती है। हमारी प्रोडक्ट जो है इंडिया की वो रिलायबल है, बेटर है, बहुत ही अच्छी परफॉर्म करती है और इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ही सस्ती है। तो चाइना का प्रोडक्ट महंगा है, रिलायबल नहीं है, क्योंकि चाइना का अंदर फानुकोर सीमेंट्स कंट्रोल जो है वो अगर यूज नहीं किया और लोकल चाइनीज कंट्रोल किया तो कोई मशीन की गारंटी नहीं है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। तो चाइना का थ्रेट्स ये बिजनेस में नहीं है। ताइवान है, वो अच्छी मशीन बना रहा है। वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़े कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे जो बहुत ही हायर एंड मशीन बनाते हैं और बहुत बड़ा टर्नओवर भी करते हैं, एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एमएनसी की तरह और एक छोटे स्टेट की जीडीपी की तरह काम करते हैं, ऐसे भी कंट्री है जिसमें जापान है और जर्मनी है, उसके बाद ताइवान है और इंडिया है, बहुत कम इटली है थोड़ा बहुत,
5 या 6 कंट्री वर्ल्ड के अंदर, कोरिया है, साउथ कोरिया, उसका डूसान करके, तो और यूएस में एक कंपनी है, वो इंडिया, एक एक कंपनी का प्रोडक्शन इंडिया की प्रोडक्शन से 10 to 15 टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि दे आर फोकसिंग ऑन वर्ल्ड मार्केट। ओके। तो चाइना हमारे लिए थ्रेट्स नहीं है, और ये सब जो कंट्रीज की मशीन की मैंने बात की, वो कंट्री का प्राइस हाँ। ऑलमोस्ट डबल है इंडिया की प्रोडक्ट से। और ये जो हम लोग बनाते हैं इंडिया, वो बहुत ही बेसिक्स मशीन बनाते हैं, टर्निंग और वर्टिकल मशीन सेंटर में, उसमें भी 4th एक्सिस 5th एक्सिस 2 करोड़ तक की मशीन आती है। तो वो हायर एंड फीचर्स वाली मार्केट जो है इंडिया की, वो नीश मार्केट है। लेकिन अगर हमने वो मार्केट भी डेवलप किया तो इंडिया का फ्यूचर में एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत बड़ा, वो हमारे लिए खुला पड़ा है, क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो लेस देन 1% है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको कैपेसिटी और वो कंट्री के हिसाब से उनका सर्विसिंग, ट्रेनिंग, तो वो भी बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। और एक इंडियन कंपनी ने चाइना में चाइनीज लैंग्वेज में स्टॉक एंड सेल करके, चाइनीज मैनुअल के साथ, चाइनीज प्रोग्रामिंग के साथ इंडिया चाइना में बेचता है। इनफैक्ट तो चाइना का मशीन इंडिया में नहीं आता है, इनफैक्ट हम बेचते हैं वहाँ। ओके, एक्चुअली पूछने का कारण ये था कि जस्ट आपका कॉल चालू हुआ था तभी एक न्यूज आया कि चाइना में लैंजाओ में कोविड की वजह से अभी लॉकडाउन आया है। लैंजाओ में मशीन टूलिंग का काफी बड़ा मार्केट है, तो उसलिए मैं ये पूछा था। वो एक्सपोर्ट बिजनेस जी जिसका होगा उनको बेनिफिट मिलेगा, ताइवान को मिलेगा और बाकी कंपनीज को मिलेगा, लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट पे फोकस नहीं करता है। और हम लोग इंडियन मशीन टूल्स एसोसिएशन में मीटिंग में यही बोलते हैं कि जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो एक आध दो मशीन आपको एग्जीबिशन थ्रू या वेबसाइट थ्रू मिल गया, जैसे कि हमने भी यूएस में, यूके में, इटली में, जर्मनी में एक्सपोर्ट किया है, वो ठीक है एक आध दो मशीन के लिए। लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पे आपकी एस्टैब्लिशमेंट प्रॉपर होनी चाहिए, आपके लिए सर्विस सेंटर, स्पेयर्स और ट्रेनिंग दिए हुए लोग होने चाहिए, क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्रीज है, आपको ट्रेनिंग और सर्विस देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे तो ब्रांड इंडिया खराब होगा। और इन फ्यूचर जब इंडिया बहुत बड़ा कैपेसिटी बिल्ड कर लेगा प्रोडक्शन का, तब ब्रांड इंडिया बिगड़ना नहीं चाहिए। तो हम लोग स्ट्रिक्टली मना करते हैं सारे प्लेयर्स को कि जब तक आपके पास बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो कोई भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट का ट्राई मत करो। ओके, ओके, थैंक यू सो मच सर। Thanks, Digant. We'll take the last question from the line of KV. Mr. Rupesh, congratulations. Yeah, Very thank you, good Mr. result. Kavi. Yeah. You said that your sales people are always busy, वो ऑफर बनाने में और कस्टमर से बात करने में, तो आपका आज का स्ट्रेंथ कितना है और आगे जाके और कितना इंक्रीज होगा सेल्स फोर्स आपका? अभी 115 के आसपास सेल्स एंड सर्विस में लोग हैं। जो सर्विस वाले फ्री टाइम में भी उनको भी इंसेंटिव मिलता है, तो वो लोग भी कस्टमर एंड पे जब रिपेयरिंग करने जाते हैं तो उनको भी पूछते हैं कि कोई इंक्वायरी है या किसी को चाहिए मशीन, क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिलता है। जैसे सेल्स वाले को इंसेंटिव मिलता है पर मशीन, वैसे सर्विस वाले को भी मिलता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी टीम इंक्वायरी जनरेशन में और डील क्लोजिंग में काम करती है। तो 115 लोग हैं अभी सेल्स एंड सर्विस में, और मेरे हिसाब से हर महीने हम लोग 5 से 10% बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा भी रहे हैं। तो इन फ्यूचर वो काफी बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज 30 मशीन के ऊपर एक सर्विस वाला ऐड करना चाहिए, ऐसा मेरा एक थंब रूल है। 30 मशीन जो सिटी में इंस्टॉल होता है वहां पे 1% सर्विस का ऐड करना चाहिए। और अगर मार्केट शेयर आपको ज्यादा लेना है तो आपके पास एवरेज जो स्ट्रेंथ है उसकी 10%, 10 लोग है तो 1% एवरी मंथ ऐड करना चाहिए, जब आपको वहां से थोड़ा नंबर्स ज्यादा चाहिए। वेरी गुड। और आपका सबसे बड़ा मार्केट किधर लगता है? मार्केट सभी बड़ा है हमारा, लेकिन कंजप्शन जहाँ पे बड़ा है वो मार्केट हमारे लिए सबसे बड़ा है। इंडिया का नंबर 1 कंजप्शन करता है एनसीआर, पूरा एनसीआर जो है वो सबसे बड़ा कंजप्शन करता है। नेक्स्ट कंजप्शन आता है पुणे और
महाराष्ट्र के कुछ कोल्हापुर, औरंगाबाद, उसके बाद मुंबई का डायन मॉल्स के अंदर वर्टिकल मशीनिंग सेंटर में नाम आता है। वहाँ पे प्लास्टिक्स मोल्ड बनाने वाले बहुत लोग हैं, तो उसको वर्टिकल मशीनिंग सेंटर चाहिए। तो राजकोट है, 3 फिगर्स में अगर बात करेंगे, जो पर मंथ इंस्टॉल करता है, मोर देन 100 मशीन इंस्टॉल करता है, ऐसे सिटीज में राजकोट है, चेन्नई है, कोयम्बटूर है, पुणे है। तो मैक पावर का मार्केट शेयर सारे एरिया में ऑब्वियसली होम टाउन ही होना चाहिए, और वो राजकोट ही है हमारा नंबर 1। और उसके बाद हम लोग हर महीने एक कंपटीशन है इंटरनल हमारी, जिसमें हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 देते हैं। तो वो घूमता रहता है, लेकिन नंबर 1 ऑलवेज राजकोट ही रहेगा, क्योंकि होम टाउन है। कस्टमर यहाँ पे इजीली आता है, प्लांट विजिट करता है, ट्रायल करता है, ट्रेनिंग लेता है। तो उनके लिए बाहर की कंपनियों से बेटर अपनी घर की कंपनी समझ के उनको उनको फायदा भी होता है, क्योंकि उनको स्पेयर का और डिलीवरी का ट्रायल लेने के आने का, और मैं भी एक्सेसिबल मिलता हूँ उनको, सारे सीनियर्स भी एक्सेसिबल मिलता है, सर्विस भी इजीली, बहुत ही फास्ट। क्योंकि आपका कोई भी सिटी में 10 लोग होंगे सर्विस के, लेकिन यहाँ पे तो पूरा प्लांट के 500 लोग उनके लिए अवेलेबल है। तो ये बेनिफिट मिलता है नियर बाय जोग्राफिकल कस्टमर्स को। तो ऑलवेज नंबर 1 राजकोट ही रहता है बुकिंग में, बिलिंग में। बाकी सिटीज में वो कंपटीशन रहता है, 2 कौन आएगा, 3 कौन आएगा, उस हिसाब से उनको हम लोग एवॉर्डेड भी करते हैं हर मंथ। ये साउथ के जो कंपनी है, एस और LMW, BFW, बड़े बड़े कंपनी और या पुरानी कंपनी पूरे साउथ के बेंगलोर में टिके हुए हैं। तो आपका साउथ का शेयर कैसा है? साउथ का शेयर मेरा कम है, कोयम्बटूर और चेन्नई मेरा शेयर अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे हमने बिजनेस पार्टनर्स रखा है। चेन्नई में हमारा खुद का ऑफिस है। तो साउथ का मार्केट साइज के हिसाब से हमारा शेयर कम है, क्योंकि वहाँ पे ये साउथ के प्लेयरों का डोमिनेट ज़्यादा है, और हम लोगों के लिए भी और कस्टमर के लिए भी वहाँ पे थोड़ा रीच का भी इश्यू है, कि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो साउथ पे हमारा फोकस कम है। हैदराबाद, हमारा बेंगलोर और चेन्नई एंड कोयम्बटूर। लेकिन कोयम्बटूर में हमारा बिजनेस एसोसिएट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनका फेस वैल्यू और उनकी बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट भी है। तो उतना नहीं है टोटल बिजनेस का। मैं बताऊं तो साउथ के अंदर हम लोगों को 10 to 15 मशीन्स का बुकिंग मिलता है। तो मैं अगर राजकोट की बात करूं तो हर महीने 30 से 50 मशीन्स का बुकिंग मिलता है। तो साउथ इज स्टिल हमें पेनिट्रेट करना है इन फ्यूचर। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू मिस्टर। सर एक क्वेश्चन चैट पर आया है, कंपनी को क्या बेनिफिट मिल रहा है हायर कमोडिटी प्राइसेस से? मतलब जो आपके स्टील प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, उससे कंपनी को कुछ इन्वेंट्री गेन्स मिल रहा है? नहीं, इन्वेंट्री गेन को हम लोग पास ऑन पे ही करते हैं। इन्वेंट्री पड़ा है तो कस्टमर की जो ऑर्डर पेंडिंग है उसको चार्ज एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, तो वो बेनिफिट्स हम नहीं लेते हैं। और हमारे जो पेंडिंग ऑर्डर्स है हमारे सप्लायरों के पास, उनको हम लोग लेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें नंबर्स चाहिए। तो मैं प्रॉफिट से ज़्यादा नंबर्स पे भी काम करूंगा। तो वो इन्वेंट्री पड़ी है इतनी बड़ी हमारे पास, उसको मैं प्रॉफिट में कस्टमर को जब तक मटेरियल है तब तक हम लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करके, तो वो ज़्यादा लॉस भी नहीं है कि कहीं पे, और कहीं पे फायदा भी नहीं लेना चाहिए। एंड सेकंड क्वेश्चन जो आया है सर, ये मार्जिन है, इज द मार्जिन सस्टेनेबल? क्या ये मार्जिन हमारा मेंटेन रहेगा और इम्प्रूव होएगा? मेरे हिसाब से मैं जो कैलकुलेट करता हूँ, ये सब फाइनेंस को जितना मैं समझता था एक जमाने में, उसको अगर मैं प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से, आपकी मार्केट के हिसाब से नहीं, तो मैं बताऊँ तो 70% अगर मेरा मटेरियल कॉस्ट है और 15% 70% मटेरियल है, तो 15% मेरा कॉस्ट आना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और 15% EBITDA बिफोर एप्रिसिएशन और बिफोर टैक्स। तो अभी भी मेरा ये मानना है कि मैं 70% मटेरियल कंजप्शन करता हूँ, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी 1 to 2% to 3%, वो भी मुझे करना है। और
टर्नओवर बढ़ाने से और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने से और थोड़ा प्रीमियम भी कॉस्ट में लेने से मैं ये मानता हूँ कि जितना मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा करता हूँ उतना मेरा EBITDA आना चाहिए, तो बढ़ेगा, सस्टेन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन मैं उसको एक लेवल पे जाके टर्नओवर बढ़ा के और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके बढ़ाना भी चाहूँ। So और एक क्वेश्चन आया है from Mr. Sarveshwar on the chat. How will the company be benefited from the PLI schemes? वो तो ऑर्डर जो बुकिंग के लिए जो नए PLI के स्कीम्स आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स दे रही है इंडस्ट्रीज को, how will we stand to benefit? PLI may it will, I think, definitely help us to get the more and more orders. But as I always discuss, order is not our challenge for the future or growth. हमारा चैलेंज है कंपोनेंट बनाना, बनवाना और अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना। तो डेफिनेटली ऑर्डर बुक बढ़ेगा, लेकिन वो मेरा कभी फोकस नहीं है। ऑर्डर तो आएगा आएगा और भी आएगा, और ज्यादा एग्रेसिवली अभी भी हम लोग इतना काम नहीं करते हैं कुछ सेक्टर में, क्योंकि इतने ज्यादा ऑर्डर लेके करोगे क्या। कुछ कॉम्पिटिटर के पास जो काफी अच्छी कैपेसिटी है उनके पास 2000 पेंडिंग ऑर्डर है, हम लोग बोल रहे हैं 600 है, 700 है। तो वी कैन ऑल्सो, क्योंकि तो अगर आप मैकपावर को समझेंगे तो उनकी सेल्स एंड सर्विस और प्रोडक्ट बास्केट जो हमारे कॉम्पिटिटरों के पास है, वो सारी चीज इनफैक्ट टॉप 5 के अंदर कुछ प्रोडक्ट हमारे पास है, उनके पास नहीं है। तो हमारे पास सारी प्रोडक्ट बास्केट है, हमारे पास सारे जगह पे इनके जितने लोग हैं वहीं पे हमारे लोग भी है, फिर भी हम लोग उतना एग्रेसिव टियर 1 टियर 2 में, तो हम उनको नेक टू नेक प्रोडक्ट बास्केट में, क्वालिटी में और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में हमारी हर जगह पे एस्टेब्लिशमेंट है। जहाँ पे लुधियाना है, हमारा चंडीगढ़ है, हमारा अगर आप कोई भी बोलो जहाँ पे अपने ये टॉप लाइन के जो हमारे 1 डिजिट के जो प्लेयर्स है उनका एस्टेब्लिशमेंट है, वो हर जगह पे मैकपावर का है। तो वहाँ पे हम उनको 100 to 100 पे नेक टू नेक पे फाइट देते हैं, लेकिन प्रोडक्शन के अंदर वो हमारे से काफी आगे है। जो मुझे करना है वो फ्यूचर चैलेंजेस मेरे लिए प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी है। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड सर, आपने इस बार इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 5% ऑफ फेस वैल्यू। कुछ कंपनी ने इंटरनली पॉलिसी और थॉट प्रोसेस बनाई है डिविडेंड के ऊपर, इफ यू कैन शेयर विद अस। हाँ, इस बार हम लोगों ने लास्ट ईयर कोरोना के कारण आपको पता है कि हम लोग काफी काम नहीं कर पाए थे 6 to 8 मंथ, बट ऐसे सभी लोगों को पता है कि हमने एक गवर्नमेंट की जो रिक्वेस्ट के कारण हम लोगों ने लॉकडाउन में भी काम किया। हमें गवर्नमेंट ने एक जो देश के सामने मार्च 2020 में जो थ्रेट्स था, पीपी किट, डॉक्टरों का डेथ हो रहा था, वो पीपी किट के लिए जो सिंसिलिंग है जहाँ पे कोरोना वायरस अंदर जाता था, वो थ्रेड्स जो आता है उससे, वो सिंसिलिंग मशीन इंडिया के पास नहीं था। सिडबी और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने राजकोट कलेक्टर को और कोयम्बटूर कलेक्टर को 10-12 जगह पे जहाँ पे ये पॉसिबल था उनको रिक्वेस्ट किया कि कोई कंपनी को आगे करो, ये सिंसिलिंग मशीन चाहिए। तो हमें लॉकडाउन में भी काम करने का मौका मिला, 100 लोगों ने हमने काम किया। हमने इंडिया का फर्स्ट सिम सीलिंग मशीन, इसकी हम लोगों ने CSR फंड में उसको बनाया और बहुत ही लो कॉस्ट में सिर्फ 12 या 13 दिन में हमने वो डेवलप कर लिया था। तो हमें कलेक्टर ने काफ़ी हेल्प किया फ्यूचर में, उन्होंने हमें लॉजिस्टिक भी प्रोवाइड किया। हमारे वेंडर्स जो थे तो जयपुर के, दिल्ली के, उनको भी खोलने का परमिशन दिया और हमने वो काफ़ी मशीन बना के बेचा। और उसके बाद उन्होंने मुझे 995 मास्क का फास्टेस्ट मशीन इंडिया का मैंने बनाया, 50,000 मास्क पर डे। तो वो टाइम पे कोई बिजनेस था नहीं, लॉकडाउन था, सब जगह पे बंद था, तो हमने ये काम किया देश का। तो हमने रेवेन्यू जनरेशन से ज्यादा कंट्री की नीड थी, पर डे 50,000। हमने तो वहां तक भी रेडीनेस रखा था कि उसके अंदर यूज होने वाला जो रॉ मटेरियल है वो 100 रुपीज का आता है, जिसको मेल्ट ब्लोन बोलते हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 100 रुपीज, वो टाइम पे 4000 रुपीज पे मिल रहा था। तो मैं वो फैब्रिक बनाने का मशीन भी डिजाइन कर लिया था, वहां तक मेरी रेडीनेस थी। अगर आपको सरप्राइज होगा कि ये जो आप ओरिजिनल ISI ब्रांड
N95 मास्क जो मैक पावर का अभी भी हम लोग उसको बेच रहे हैं और अच्छा रेवेन्यू, लेकिन बहुत रीजनेबल प्राइस में। उसका ओरिजिनल प्रोडक्शन कॉस्ट है ओनली 2 रुपीज, वो 200 रुपीज में बिकता था, हमने पर डे 50,000। आज भी वो मास्क अमेजोन और सारे जो ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पे मैक पावर मास्क मिलता है, आप देख लेना कभी भी। तो ये एक अच्छा जर्नी रहा हमारे लिए कि हम लोग पैंडेमिक पे भी रेवेन्यू जनरेशन और देश के लिए काम कर सकते हैं, क्योंकि मशीन टूल्स बनाता है ना, वो एयरक्राफ्ट बनाता है, वो सारी चीज बना सकता है। मशीन टूल्स के लोग हैं वो कभी भी कुछ भी बना सकते हैं, कितनी एक्सपर्टीज हमारी डेवलप हो जाती है ये बनाने के लिए। तो रेवेन्यू जनरेशन हम लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, लेकिन हमने ये पॉलिसी थोड़ा इंटरनल सजेस्ट किया है कि 7 to 10% प्रॉफिट का, क्योंकि हमें थोड़ा फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैपेक्स के लिए डेट नहीं लेना है, थोड़ा तो पैसा चाहिए, फिर भी हम लोग एक गुड जेस्चर में 7 to 10% ऑफ टोटल प्रॉफिट का डिविडेंड देते रहेंगे। ओके, तो मतलब आप यहाँ से 7 to 10% ऑफ प्रॉफिट्स यू विल डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड टू शेयरहोल्डर्स। ऐसा एक मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया बोर्ड। Okay, okay, sir. So that was the last question for the day. We'll end the conference call here now. On behalf of Captify, thank you all for participating in this call, and I thank the management of Mac Power CNC Machines for giving us their valuable time. Thank you, everyone, and you may disconnect now. Thank you very much. Thank you very much.